रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुवादी नेता पहुंचे। वहां हैदराबाद के विधायक टी राजा भी मौजूद रहे। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और स्वामी दर्शन भारती भी महापंचायत में शामिल हुए हैं। विधायक चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करेंगे। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने कहा कि मैं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आया हूं कि एक हो जाओ। तो लोगों की भीड़ से ये पूरा मैदान भरा नजर आया। मस्जिद विवाद को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया। तमाम हिंदू संगठन जो है वो इस महापंचायत में पहुंचे। तो लगातार देखा जा रहा है कि महापंचायतें चल रही हैं मस्जिद विवाद को लेकर के, और प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त अनुमति दी है। तो तमाम शर्त होंगे इस महापंचायत को लेकर के, और फिर इस महापंचायत की अनुमति दी गई है। बड़ी संख्या में हिंदुवादी नेता पहुंचे। तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, संगठन के तमाम अलग अलग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ से ये पूरा जो मैदान था वो भरा हुआ नजर आया। मस्जिद विवाद को लेकर के ये इस महापंचायत का आयोजन किया गया। इंसान है और सब लोगों ने देखा है कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इंप्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। संभल की घटना देखिए, आज तो मैं यहाँ की बात करने आया हूँ। अगर आप संभल की अगर बात करेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई है। देखो, हमारी सरकार और हमारे तमाम जो हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ पर जो महापंचायत बुलाया था, इसके लिए हमारे एसएसए मुख्यमंत्री लगातार जैसी ये पूर्व में घटना घटी, इससे पूरे जो अवैध निर्माण की बात की गई उसमें पूरी जांच की बात की गई, और ये अवैध होगा तो इसको तोड़वाया जाएगा, ये साफ स्पष्ट वाली बात है। और जो हमारे तमाम हिंदू संगठनों ने जो तय किया, पूरा जो है यहाँ पर जो है लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, इसके विरोध में तमाम फेरी के बहाने, ठेली रेवड़ी के बहाने जो उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, जो तमाम रोहिंग्या जो मुसलमान जो यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पूरा हिंदू वर्ग जो है, पहाड़ का शांत एरिया है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। और आज जो इस तरह से लोग आ रहे हैं और कई घटनाएं जो घटित कर रही है, इससे लोग चिंतित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित युवा कल्याण निदेशालय में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के 13 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, और सभी खिलाड़ियों का मुख्यमंत्री धामी ने उत्साहवर्धन किया और उनकी सराहना की है। जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है, और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है, और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। और हमारा भी ये प्राथमिकता है, हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, और जहां जहां भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है, और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित की गई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण भी किया गया। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं, और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। तो विधानसभा में नवनिर्माण कार्य चल रहा है।
निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने अवलोकन किया। सभी जानकारियां सीएम धामी लेने के लिए विधानसभा में पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी इस दौरान मौजूद रहीं। अवलोकन किया गया है सीएम के द्वारा। तो विधानसभा में ये नवनिर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें, और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, एलओपी ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में सदन। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसके लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया। इसमें साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की तरफ से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। तो राज्य नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है, और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। बैठक में उनसे विचार विमर्श लिए। विचार विमर्श के उपरांत जो है रेट्स रिवाइज किए गए हैं। नगर प्रमुख, नगर निगम जो मेयर साहिबान हैं उनके लिए जो अधिकतम व्यय सीमा पूर्व में 16 लाख रुपए हुआ करती थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने वार्ड्स हैं वहाँ पर। तो हमने उसको थोड़ा एक रैशनलाइज करते हुए इस बार 40 वार्ड तक की अगर नगर निगम है तो उसमें 20 लाख अधिकतम व्यय सीमा रहेगी। 41 से 60 वार्ड्स की अगर नगर निगम है तो उसमें 25 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रहेगी, और 61 वार्ड्स या इससे अधिक की अगर नगर निगम है तो उसमें अधिकतम व्यय सीमा 30 लाख रहेगी। उत्तराखंड शासन ने 24 घंटे में दूसरी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी। हालांकि इसमें 3 आईएएस अधिकारियों के दायित्व में ही बदलाव किए गए। खास बात यह है कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी पद पर बदलाव किया गया है। उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिले के जिलाधिकारी के रूप में अब नितिन भदौरिया को जिम्मेदारी दी गई है। नितिन भदौरिया इससे पहले भी कई जिलों की जिम्मेदारी देख चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून के IRDT सभागार में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित साझा मंच, गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में कई विभागों, NGO, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे जिला प्रशासन की नई पहल बताते हुए कहा कि इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के, शहर के जितने NGOs हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीज़न ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं,
सो कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। जो जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब ने यहाँ जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं है, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, ये सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आमजन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल है उनके सुझाव पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो अच्छे सुझाव आए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन हर स्तर पर मतलब मुझे लगता है कि मंथली बेसिस पे होने चाहिए, जिससे कि ऐसे जो एनजीओज हैं, ऐसे लोग प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने विचारों को और जगह शेयर नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली शेयर से होने से कहीं ना कहीं जो हमें सुझाव आएंगे उससे कुछ अच्छा करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर बेहतर होगा। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन जो है बहुत सफल आयोजन भी था और ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित होने चाहिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद साधु संतों में गहरा आक्रोश देखा गया। साधु संतों ने इस्लाम धर्म को लेकर गंभीर सवाल उठाए और मोदी सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग की है। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को टारगेट करना आने वाले समय के लिए बेहद चिंताजनक है। इस्लाम राक्षसों का धर्म है, इसमें मानवता बिल्कुल नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एक साथ आकर इस्लाम को समाप्त करना चाहिए। जब बांग्लादेश उसमें बाढ़ में डूब रहा था, उस समय उसने सबको अन्नदान किया, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे। उसको टारगेट करके यूनुस की जो जिहादी सरकार है, जो इस्लामिस्ट की सरकार है, वो अभी उस पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल करवाई, लेकिन वो तो कोर्ट का भला हो कि उन्होंने याचिका स्वीकार नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से इस्कॉन से सभी बड़े मंदिरों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, वो आने वाले समय में जब पूरा विश्व के गैर मुस्लिम मिलकर के, चूँकि मुसलमान तो उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का बोलने वाला नहीं है, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इकट्ठा होकर के और इनका सामना करना चाहिए और इस्लाम की समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम राक्षसों का धर्म है, जब तक इस्लाम समाप्त नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक रूप से हिंदू रहता है, उसके ऊपर लगातार वहाँ की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में, एक प्रकार से कहना चाहिए उनके उकसाने पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के महंत को उन्होंने जेल में डाल दिया है। जिस व्यक्ति ने जब बांग्लादेश में संकट आया तो 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उन्होंने न हिंदू न मुसलमान देखा। तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय है। जो ह्यूमन राइट की बातें कर कर पूरे विश्व स्तर पर हल्ला काटते थे, वो लोग आज मौन हैं। इसमें यूएनओ जैसी संस्थाओं को आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वहाँ पर एक जांच दल भेजना चाहिए जो इन सब विषयों की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस आज विश्व एड्स दिवस है। सिविल हॉस्पिटल रुड़की में इस समय 1485 HIV संक्रमित मरीज रजिस्टर्ड है, जबकि 45 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 1 साल में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। CMS का कहना है कि 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल से चल रहा है, लेकिन कुछ मरीज गायब हो गए, उनकी भी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भी HIV को लेकर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एड्स के हमारे लगभग 1485 मरीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं ERT सेंटर में। सरकार के द्वारा भी 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर ERT सेंटर खोला गया था, क्योंकि जब उनको लगा कि नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं रुड़की आसपास के क्षेत्रों के, तो यहाँ पर अलग से ERT सेंटर खोल दिया गया, जिससे कि मरीज की समुचित जांच और समुचित इलाज
समय पे किया जा सके। तो सरकार की, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, सबकी ये कोशिश है कि इनको अच्छे से अच्छा इलाज इनको उपलब्ध कराया जाए। और कभी किसी को जरूरत पड़ती है 1-2 मरीजों को, तो हमारे यहाँ चिकित्सकों में भर्ती करके उनका उपचार भी कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां प्रभागीय वनाधिकारी सिविल और सोयम शिशुपाल सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर डीएफओ, एसडीओ समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वन विभाग में 42 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर डीएफओ शिशुपाल सिंह रावत को विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा स्मृति चिन्ह और विदाई पत्र के साथ उपहार भेंट करते हुए भावभीनी विदाई दी गई।